नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार स्वामी आज फिर आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत करता हूं। और हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का 5वां चैप्टर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने आपको पता है कि कल से दोबारा ये चैप्टर बोर्ड पर स्टार्ट किया है और शुरुआत से शुरू किया है। तो बहुत सारे बच्चे लगातार इस वीडियो से जुड़े और इनका पूरा फ़ायदा उठाएं। आप लोगों के लिए मैंने ये चैप्टर दोबारा स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके चैप्टर से संबंधित जो भी वीडियोस हैं उनको देखें और इनके नोट्स बनाने की कोशिश करें। नोट्स बनाने के लिए जो मैटर बोर्ड पे करवा दिया जाता है उसका आप लोग एक बार वीडियो रोक कर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप उसके नोट्स मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ, चैनल को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ कक्षा में कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं और जो मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं वो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी तक इन वीडियो की सूचना नहीं मिली है। इसलिए तो आप उन बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। बहुत सारे बच्चे मेरे से पर्सनल आकर उन्होंने पूछा है कि सर हमें चैनल चल रहा है, पता ही नहीं है, हम तो पीछे रह गए। तो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, जो भी बच्चे वीडियो लगातार फॉलो कर रहे हैं कि आप उनको ये चैनल के बारे में शेयर करें, वीडियो शेयर करें। ठीक है। और वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। और आपको बता देना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल पर एक लाल कलर का मतलब निशान आता है, ठीक है, इस प्रकार, और उसमें लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब। तो जो भी जैसे इस प्रकार लिखा होता है, ठीक है, ये लाल कलर का होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये जो लाल कलर का जो ये चिन्ह होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये समझ जाना कि अपना चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर साइड के अंदर एक इस प्रकार का बेल आइकन भी होता है। ठीक है। साइड के अंदर इस प्रकार का एक बेल आइकन होता है। अगर आप लोग उस बेल आइकन को भी दबा देते हो तो आप लोगों को लगातार जो नए वीडियो आएंगे उनके डेली आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आज का नया वीडियो आ चुका है। ठीक है। तो ये चीज़ मैं चैनल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स को। ठीक है। चलिए, कल हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने इस वीडियो में विद्युत धारा के बारे में पढ़ने की कोशिश की और आपने क्या सीखा कि विद्युत धारा जो हमने इसकी परिभाषा बनाई थी, तो आपने ये कहा था कि विद्युत धारा कब उत्पन्न होगी, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। बात आ रही समझ में? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है। अब ये प्रवाह किस में होगा, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पदार्थों के 3 प्रकार के वर्गीकरण बताए थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें सबसे ज्यादा कौन से पदार्थ में मिलेंगे। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें सबसे ज्यादा कौन से पदार्थ मिलेंगे, वो सोर्स कौन सा है, तो आप ये कहोगे कि सर चालक एक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होते हैं। ठीक है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं, मान लो ये अपना कोई चालक है। ठीक है। ये कोई चालक मैंने यहां पर लिया है, ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर। अब इस चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि चालक के अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत होती है। ठीक है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा। अब आपको करना क्या है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करना है।
अगर आप लोग इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, इस चालक को ऐसे ही छोड़ देते हो तो देखो ये जो पदार्थ, ये जो चालक आपने लिया है, इस चालक के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, यादृच्छिक गति का मतलब क्या होता है? अनियमित रूप से, ठीक है, अनियमित रूप से आगे पीछे दाएं बाएं इन इलेक्ट्रॉनों की, कौन से इलेक्ट्रॉनों की? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन तो कुचालकों में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो कुचालक में भी होते हैं, लेकिन वो धारा प्रवाह में योगदान नहीं देते। ठीक है, धारा प्रवाह में योगदान कौन देते हैं? धारा प्रवाह में योगदान देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कुचालकों में नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? यादृच्छिक गति करते रहते हैं, यानी अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जब ये अनियमित रूप से आगे पीछे दाएं बाएं गति करते रहते हैं तो टोटल जो धारा प्रवाह होता है वो शून्य होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि इसमें ऐसा धारा प्रवाह नहीं होता जब वो यादृच्छिक गति करते हैं, लेकिन इनको एक निश्चित दिशा में हमें गति करवानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित डायरेक्शन में गति करवाने के लिए मैंने किसी बैटरी का उपयोग किया है। ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी इस चालक के साथ, ये मेरा चालक है और इस चालक के साथ मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का चिन्ह होता है। ठीक है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ये बैटरी का चिन्ह होता है। अगर इसमें आप लोग ये चिन्ह बनाते हो, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव को बताती है, छोटी लाइन नेगेटिव को बताती है। अगर आप ये चिन्ह बनाते हो तो ये अकेला ये चिन्ह सेल को प्रदर्शित करता है, और अगर ऐसे दो तीन चिन्ह आपने बना दिए तो इसका मतलब ये एक सेल है, एक सेल ये है, तो ये दो सेल की बैटरी बन गई। अब बैटरी क्या करती है दोस्तों? बैटरी ये जो चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का प्रयास करती है, धक्का देती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। अब आपको बताया कि जैसे सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये पॉजिटिव टर्म्स है, ये नेगेटिव टर्म्स है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव टर्म्स यानी ये जो नेगेटिव सिरा है ये हो गया ना नेगेटिव सिरा, और इधर ये पॉजिटिव सिरा हो गया। ठीक है, नेगेटिव सिरा नेगेटिव को प्रतिकर्षित करेगा और पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये तो स्वाभाविक बात है कि माइनस माइनस को धक्का देगा और माइनस प्लस को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये माइनस इसको धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ गति करेंगे, ये बात कंफर्म हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेंगे। ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, ऐसे बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एक फिक्स डायरेक्शन हो गई, और वो डायरेक्शन क्या हो गई? ये सारे इलेक्ट्रॉन माइनस से प्रतिकर्षित होकर प्लस की ओर गति करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित डायरेक्शन हो गई। बात आ रही समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने आपसे ये कह दिया, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मानो कि 10 सेकंड में इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 100 है। ठीक है, ये 100 इलेक्ट्रॉन है, बात आ गई समझ में? 100 इलेक्ट्रॉन यानी आवेश हैं, 100 आवेश हैं जो 10 सेकंड में गति कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 100/10। आप ये तो कहोगे 10 सेकंड में अगर 100 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं एक निश्चित डायरेक्शन में तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो आप कहोगे 100/10 ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये जो मान आया है ना 100/10, ये मान धारा कहलाता है, ये मान धारा का मान है। ठीक है, यानी धारा का अगर सूत्र देखो तो क्या बना? 100 क्या है? 100 आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो है, तो 100 हो गया टोटल आवेश। ठीक है, और 10 क्या है? समय है, 10 सेकंड समय ही तो है। बात समझ में आ रही है? 100 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये तो चार्ज है, और 10 क्या है? समय है, 10 सेकंड, तो ये समय का मान हो गया, यानी आवेश बटे समय धारा होती है। तो धारा का सूत्र क्या बन गया? धारा का सूत्र बन गया, धारा बराबर होता है आवेश
बटे समय धारा का सूत्र होता है। बात आ गई समझ में? अब मैं आपसे एक बात कहूं, ये चीज समझ में आई? मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है। और इलेक्ट्रॉन, जब आप बैटरी नहीं जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉनों पर बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे, तो इलेक्ट्रॉन कैसी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, अपनी मर्जी से आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ये बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति करने की एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगी, और मैंने कह दिया कि वो एक फिक्स डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। और एक एग्जांपल के रूप में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सपोज करो कि इतने सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने जाएंगे। इस प्रकार हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू किसकी होती है? धारा की वैल्यू। तो धारा की परिभाषा क्या होगी? धारा हो गया आवेश बटे समय। अब जैसे मैं ये बात लिखूं, मैं ये कह दूं कि माना किसी चालक में, ये चालक ले लेते हैं हमने, माना चालक में डेल टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो डेल टी, डेल किसी अंतर के लिए लगता है, ठीक है, डेल भी अंतर के लिए लगता है, स्मॉल डी भी आपने कई जगह पढ़ा है, ये भी मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं। एक तो सिंबल पढ़ते हो आप लोग डेल, और एक सिंबल पढ़ते हो स्मॉल डी, ठीक है। ये दोनों जो सिंबल है ना, ये दोनों संकेत, ये किसी भी राशि में अंतर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब भी किसी राशि में अंतर करना होता है ना, कि एक का मान इतना है, दूसरा मान इतना है, तो इनमें अंतर बताओ, तो दोनों का अंतर करने के लिए डेल या डी लगाते हैं, ठीक है। डेल वहां लगता है जहां अंतर थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, अंतर ज्यादा हो तो आप डेल लगाओ, और अगर अंतर कम होता है तो वहां पर डी लगता है। ये याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, और वैसे ये चीजें अपने को पता भी होनी चाहिए गणित के हिसाब से भी कि डेल और डी में अंतर क्या है। तो मैंने कह दिया कि टाइमिंग ले ली मैंने, निश्चित टाइम, ठीक है, कि डेल टी समय में डेल क्यू चार्ज, डेल टी समय में डेल क्यू चार्ज इस चालक में से पास हो रहा है, गुजर रहा है, और वो चार्ज किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, इस तरफ आ रहे हैं। तो धारा की बात करूं ना, जब भी अंतर की बात आ जाती है कि डेल क्यू में समय में इतना चार्ज जा रहा है, तो ये कहलाती है औसत धारा। औसत धारा, जब भी अंतर आएगा तो उसे क्या कहेंगे हम? औसत धारा कहूंगा। और औसत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा, कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा भाग आवेश प्रवाह में लगा समय, ठीक है। तो कितना चार्ज जा रहा है वो भाग कितना समय लग रहा है उस आवेश को प्रवाहित होने में, तो ये औसत धारा कहलाती है। और औसत धारा को मैं लिखूंगा आई एवरेज से, औसत है ना, आई एवरेज भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो ये भी औसत का चिन्ह होता है। अगर इस पर हम बार का ये चिन्ह लगा दें तो ये भी औसत होता है, ये भी औसत होता है, ठीक है। एक सिंबल और भी होता है औसत का, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है ना, ये भी औसत को बताता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी शब्द अगर आए, ये चिन्ह भी औसत को बताएगा, ये चिन्ह भी औसत को बताता है, ये भी औसत को बताता है। तो औसत बराबर आ जाएगा टोटल चार्ज कितना है? डेल क्यू, और टाइम कितना लग रहा है? डेल टी। तो ये हो गया औसत धारा का सूत्र। किसका सूत्र हो गया ये? औसत धारा का। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि औसत धारा क्या होगी? औसत धारा का सूत्र ये बन गया कि कुल प्रवाहित आवेश तथा कुल आवेश प्रवाह में लगा समय क्या कहलाएगा? औसत धारा कहलाएगी। औसत धारा का ये सूत्र हो जाएगा आई एवरेज बराबर डेल क्यू बटे डेल टी। तो ये आप लोग इस प्रकार धारा के बारे में समझ सकते हो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसी पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं इसको साइड के अंदर।
इसको यहां से साफ करके यहां नोट करता हूं मैं। क्या, ध्यान देना, मैंने ये कहा आपसे, ये तो औसत धारा हो गई। अब मैं ये कहूं कि यदि डेल टी टेंड्स टू 0 है, अब देखो यहां ध्यान देना, डेल टी टेंड्स टू 0 है, मतलब जो हमने आवेश प्रवाह के लिए जो समय लिया था डेल टी, वो समय अब बहुत ही कम है, क्योंकि डेल टी टेंड्स टू 0 होने का मतलब ये होता है कि ये जो समय है जो हम यहां ले रहे हैं, ये समय का जो अंतर है ये बहुत छोटा है। ठीक है, जब समय का अंतर बहुत छोटा है तो ये औसत मान भी बहुत कम आएगा। जब औसत मान कम आता है तो ये जो आई एवरेज है ना, ये औसत नहीं रहेगा, फिर इसको मैं लिखूंगा आई से। किससे लिखूंगा? आई से लिखूंगा, और ये आई कहलाएगा तात्क्षणिक धारा। वैसे देखो ये चीजें तो आपने कक्षा 11 में पढ़ी होगी। ठीक है, कक्षा 11 में हमने वेग पढ़ते हैं तो औसत वेग निकाला था, फिर हमने डेल टी टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो वो तात्क्षणिक वेग हो जाता है, ऐसे ही त्वरण निकालते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू यहाँ अप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट बनेगा? इसलिए ये आई बन गया, आई एवरेज की जगह क्या आ जाएगा? आई आ गया, और यहां बराबर में लग जाएगी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल क्यू बटे डेल टी चल रहा है। ठीक है, जब डेल टी टेंड्स टू 0 लग गया तो टाइम जो अंतराल है वो छोटा हो गया, और जब छोटा अंतराल आ जाता है, और मैंने क्या बताया, डेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू बटे डी टी। ये धारा का सूत्र हो गया, आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। समझ में आ रही मेरी बात? ही आप लोगों को। अब देखो, आप लोग ये चीजें मैथ्स में पढ़ते हो, आपने ये मैटर पढ़ा भी है मैथ्स के अंदर, कि ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी मेरे हिसाब से, कि गणित के अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं कि जो जैसे अवकलन पढ़ते हैं, तो अवकलन में ये चीज हम पढ़ते हैं कि जब ऐसा कोई भी मान आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन होना। ठीक है, समय के सापेक्ष किस में परिवर्तन होना? आवेश के मान में परिवर्तन होना। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, आपको अगर थोड़ा याद है तो मैं जैसे आपको बता देना चाहूंगा, हम मैथ्स के अंदर ये पढ़ते हैं, जैसे मैं यहां बता रहा हूं आपको कि ऐसा कुछ मैटर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा कुछ मैटर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन, y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी क्या है कि आवेश के मान में समय के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, तो जब भी मैंने शायद कल वाले वीडियो में आपको बताई थी, जब भी समय के सापेक्ष परिवर्तन की बात आती है तो उसे कहते हैं परिवर्तन की दर। क्या कहूंगा? परिवर्तन की दर। तो इसका मतलब क्या हो गया? आवेश में परिवर्तन की दर, आवेश में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक विद्युत धारा के बराबर होती है। आवेश में परिवर्तन की दर, इसकी परिभाषा बनाना चाहूं मैं तो आप यहां नोट कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं और धारा की परिभाषा लिख रहा हूं। ठीक है, जब भी आपको नोट्स बनाने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होते हैं, वो इमेज आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी, और उसके बाद जब आप नोट्स बनाओ तो वो चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। चलते वीडियो में लगातार नोट्स नहीं बन पाते, तो इसकी परिभाषा क्या लिखूं मैं? इसकी परिभाषा ये लिखूंगा, क्या? अर्थात आवेश में परिवर्तन की दर को, या आवेश में परिवर्तन, अब ये आवेश परिवर्तन कैसे हो रहा है? ये आवेश यहां से यहां तक आ रहा है तो चार्ज बह रहा है, तो आवेश में परिवर्तन कह दो, या एक शब्द में और भी जोड़ सकता हूं जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, प्रवाह है। ठीक है, क्योंकि गति हो रहा है ना, तो आवेश में प्रवाह की दर या परिवर्तन की दर,
आवेश में परिवर्तन या प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। वैसे तो कक्षा 10 में ये चीजें आ जाती हैं और आपको ये चीजें समझ में भी आ रही होंगी, तो इसको आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं धारा के मैटर के मामले में। तो ये धारा का फॉर्मूला हो गया। अब मैं धारा के मात्रक की चर्चा करता हूं। ठीक है, मात्रक क्या होने वाला है धारा का? देखो सूत्र क्या होता है, जैसे कोई भी सूत्र ले लो, यह आवेश बटे समय धारा होता है। तो आवेश का एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है ना मात्रक की, एसआई पद्धति में चर्चा करूं तो देखो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो धारा का मात्रक हो गया कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड धारा का मात्रक हो गया, और इसे हम एम्पियर भी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम AMP से दर्शाते हैं। अब ये एम्पियर वैज्ञानिक का नाम था, इन वैज्ञानिक के सम्मान में धारा का मात्रक एम्पियर हम लिख देते हैं। तो एसआई पद्धति में कूलाम बटे सेकेंड कह दो या एम्पियर कह दो। ठीक है, अब देखो यहां मैं एक बात और बता देना चाहूंगा थोड़ी सी, क्योंकि ये पॉइंट अच्छे पॉइंट है, प्रश्न बनने को कहीं से बन जाए। ठीक है, लेकिन आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक एम्पियर की कई बार परिभाषा पूछी जाती है, एक एम्पियर की, कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, परिभाषित करो। तो कई बार बच्चे लिख देते हैं कि एक सेकंड में अगर एक कूलाम चार्ज, एक सेकंड में अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो बहने वाली धारा भी 1 एम्पियर होगी। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा, आपने कक्षा 11 में पढ़ा भी है कि जो भी आपको याद है तो आपने 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी, और उन 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियों में एक भौतिक राशि विद्युत धारा भी थी। ठीक है, तो ये विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा मूल भौतिक राशियों में आती है एसआई पद्धति के अनुसार। तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा बनती है इसकी। ध्यान रखना, ये अंतरराष्ट्रीय परिभाषा 1 एम्पियर की, जो कि फिलहाल मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अपने आने वाले चैप्टर में, जो अपना चैप्टर नंबर होगा 7, उस 7 नंबर चैप्टर में इस परिभाषा को हम पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती भी है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा तो हम वहां से उठाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो कि इसका मात्रक क्या होना है? एम्पियर होना है। ठीक है, फिर मैं कुछ 2, 4, 5 पॉइंट और बताता हूं, ठीक है, जो धारा से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान देना बच्चों इस पॉइंट के ऊपर। देखो धारा की बात चल रही है, तो धारा प्रवाह ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के वजह से हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से हो। ये डिपेंड करता है कि आपके पास पदार्थ कैसा है। जैसे हाँ, ये तो कन्फर्म है कि अगर हमारे पास चालक है, अगर मैं चालक की बात करूं तो चालकों में धारा प्रवाह किसकी वजह से होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अगर आपके पास चालक के अलावा अगर आपके पास कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? जो आयनों में टूट जाते हैं। तो विद्युत अपघट्य पदार्थों में जो धारा प्रवाह होता है वो किन की वजह से होता है? आयनों के कारण। किन के कारण होता है? आयनों के कारण। ठीक है, अगर आयन गति करेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थों में तो धारा प्रवाह होगा। ठीक है, तो चालकों में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और अगर विद्युत अपघट्य, हमेशा ये भी मत आप रट्टा लगा लेना कि धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर चालक है तो धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी, और अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, और विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? जो आयनों में टूट जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को, मैं वो उदाहरण यहां लिख देता हूं। जैसे आपने नमक का नाम सुना होगा, NaCl होता है ना नमक का सूत्र। साधारण जो अपने नमक यूज में लेते हैं उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? NaCl। ठीक है, अब ये जो NaCl है, अगर ये NaCl ठोस अवस्था में, ठीक है, ठोस अवस्था में, तो ये NaCl धारा का प्रवाह यानी धारा प्रवाह नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस ठोस अवस्था में और इसमें जो आयन है, कौन कौन से आयन है? एक तो Na+ आयन है और एक Cl- आयन है। ये दोनों जो आयन है, ये दोनों आयन बंधे हुए हैं, बंध द्वारा आपस में बाउंड है। बाउंड होने की वजह से ये आयन गति नहीं कर पा रहे, और जब तक ये गति नहीं करेंगे तो इनमें धारा प्रवाह नहीं होगा। तो आप एक काम करो, क्या करो, ये जो NaCl है, इस NaCl यानी जो नमक है, इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला दो। ठीक है, अब पानी क्या करेगा? पानी मिलाते ही ये जो आयन है, ये आयन अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होते ही मैंने क्या किया, इस NaCl में मिला दिया पानी, जल मिला दिया। जैसे ये जल मिला दिया तो ये बन गया क्या? नमक का घोल कह दो या विलयन कह दो। ठीक है, ये नमक का विलयन बन गया। अब जैसे ये विलयन बन गया तो ये जो आयन, पानी क्या करेगा? इन आयनों को अलग अलग कर देगा, घुल जाएगा नमक उसमें। और जैसे ये आयन अलग अलग होंगे तो पहला आयन अलग होगा Na+ और दूसरा आयन अलग होगा, वो होगा Cl-। ये दोनों चार्ज अलग अलग हो गए, आयन अलग अलग हो गए, Na आयन अलग हो गया, Cl आयन अलग हो गया। अब ये जो चार्ज है ना, ये आयन जो है, ये आयन अब गति कर सकते हैं, और जब ये गति करेंगे ना तो मैं ये कहूंगा कि अब इनमें धारा प्रवाह होगा, अब इनमें धारा प्रवाह आसानी से होगा। तो विद्युत अपघट्टों में जो धारा प्रवाह वो किसकी वजह से होता है? आयनों की वजह से। फिर अगर आपको कोई कह दे, अगर आपके पास अर्धचालक है, ये ध्यान रखना, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, विद्युत अपघट्य में आयनों के कारण, और अगर अर्धचालक है तो कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं, अर्धचालकों में धारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। अब कैसे होता है ये तो हम जब अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अर्धचालकों में दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, होल। इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं और होलों की भी गति मानी जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल दोनों की वजह से धारा प्रवाह होता है, किसमें? अर्धचालकों में। चालकों में हो गया, अर्धचालकों में हो गया, कुचालकों में धारा प्रवाह होता ही नहीं आसानी से। ठीक है, विद्युत अपघट्य हो गए, तो ये धारा प्रवाह का सोर्स हो गया। और एक मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, बुक में भी ये लाइन दी हुई है कि धारा प्रवाह निर्वात में भी संभव है। जी हाँ, सुनना ध्यान से, धारा प्रवाह निर्वात में भी संभव है। वो मैं ऐसे बता देता हूं, यहां नोट नहीं किया लेकिन आप सुन लो इस चीज को। धारा प्रवाह निर्वात में भी संभव है। जैसे इसका मैं एक उदाहरण दूं तो हमारे घरों में जो हम टीवी देखते हैं तो टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है जिसमें हम चित्र देखते हैं, तो टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है उस पिक्चर ट्यूब में निर्वात होती है, हवा का कोई भाग नहीं होता। निर्वात मतलब बगैर हवा के, तो निर्वात होते हैं उसमें, लेकिन उस निर्वात में इलेक्ट्रॉनों की, आवेशों की जब गति होती है तभी हम टीवी देख पाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि धारा प्रवाह क्या निर्वात में संभव है, तो निर्वात में भी धारा प्रवाह संभव है। उदाहरण क्या लिखोगे? टीवी की पिक्चर ट्यूब। ठीक है, ये मैं एग्जांपल आप याद रखना, मैं बता देता हूं। टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है, ठीक है, पिक्चर जो ट्यूब होती है उस ट्यूब में निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात होता है, और निर्वात में भी धारा प्रवाह संभव है। इसका उदाहरण हो गया टीवी की पिक्चर ट्यूब। तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने आज के इस वीडियो में धारा से संबंधित कुछ बातें पढ़ी, धारा की परिभाषा क्लियर कर ली, और इसके मात्रक और कुछ विशेष बातें भी हमने पढ़ने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी पॉइंट को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक पूरा चैप्टर ही विद्युत धारा के बारे में है। तो धीरे धीरे इनसे संबंधित जो भी पॉइंट हैं, जो भी छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, वो अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे फिर जाते जाते इस वीडियो के अंत में यही कहूँगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारे लिए इतना काम कीजिए कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपने पूरे हौसले के साथ आपकी सेवा में लगे रहें और अच्छे से अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवाएं।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।